बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और आज पीर है, एक नया आगाज़ होने जा रहा है हफ्ते का, जिसमें मौसम के हवाले से भी कुछ चेंजेस आ रही हैं। दोबारा से आंधियों और बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिसको हम प्रोग्राम में ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे ही। लेकिन चूंकि आज पीर है और आपको पता है कि सिटी किचन भी हमारे साथ होता है, जिसमें हम मज़े मज़े की रेसिपीज़, मज़े मज़े की टिप्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। और साथ ही साथ आपको अपनी कुकिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए प्रेजेंटेशन कैसे करनी चाहिए, क्या प्लेटर इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से इंग्रेडिएंट्स किस काम आते हैं, ये भी आपको बताते हैं हम। तो बाकायदा आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम का और टॉप स्टोरीज पर एक नजर डाल लेते हैं। शहरी को मिलेगा पीने का साफ पानी, गवर्नर ने आप पाक अथॉरिटी बिल की मंजूरी दे दी। गुलशन रावी तजावुजात से सड़कें सुकड़ गई, रिहायशियों ने ग्रीन बेल्ट्स गैराज बना ली। जेलों में गुंजाइश से 46% जायद कैदी, बीमारियों और अमवात की शरह में इजाफा। और बारिशों का नया सिलसिला लाहौर में दाखिल, तेज आंधी भी चलेगी। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिर्फ आई टू के सीनियर रिपोर्टर्स कज़ाफी भट्ट और शाहिद नदीम सिप्रा मौजूद होंगे, जिन्हें मैं खुशामदीद कहूंगी। अस्सलाम वालेकुम सिप्रा साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आज आप दोनों ने बड़ा मैचिंग किया हुआ है, ब्लू ब्लू। बस ब्लू ब्लू ही कर देते हैं। चलें जी, हमारी आज की लीड स्टोरी आप पाक अथॉरिटी के हवाले से है। दफातर, डिवीजनल और तहसील की सतह पर ये काम किए जाएंगे और इस अथॉरिटी के बिल की बाकायदा मंजूरी गवर्नर ने दे दी है। सिप्रा साहब, आपसे शुरू करूँगी, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो हमारी लीड स्टोरी है ये हर बंदे की ख्वाहिश भी है, और ख्वाहिश के साथ साथ ये मैं उसको क्या कहूँगा कि हुकूमत के सामने उसका मुतालबा भी है, और फिर हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी भी है कि इन अल्फाज पर वो पूरा उतरे कि हर शहरी का ये बुनियादी हक है कि उसको पीने का साफ़ पानी मिले। अदरवाइज़ जो हालात हैं लाहौर के, आप रोज़ाना की बुनियाद पर हम लोग सुनते हैं कि जो उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा रखे हैं उनका क्या हालात हैं और किस किस्म का जो पानी उनको मिल रहा है। मैं कहूँगा कि इसमें गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब की बड़ी काविश है। माजी के अगर इक़्तिदार की बात की जाए तो जब वो गवर्नर बने थे तो उनकी जानिब से यही प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। मुझे अभी भी याद है, दाता दरबार में एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया था ताकि आने वाले जो ज़ायरीन हैं, अक़ीदतमंद हैं, उनको पीने का साफ़ पानी मिले। इसी तरह उसको बढ़ाना चाहा उन्होंने, लेकिन वो ना बढ़ सका। वो एक केस बन गया और कंपनी का बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया करप्शन का। अब दोबारा शुरू करने जा रही है गवर्नमेंट। देखें, उसका नाम तो चेंज कर दिया है, टाइटल से हर चीज़ चेंज नहीं होगी। अमली इक़दाम करने होंगे, आपको प्रैक्टिकल काम करना होगा कि इस अथॉरिटी को हमने लेकर चलना किस तरह है। और इसका जो बुनियादी मकसद है कि हर शहरी तक पीने का साफ़ पानी पहुँचे। वो किस तरह पहुँचेगा ये अब हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखें, गवर्नर साहब ने तो इस पर साइन कर दी है, अब इसका स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर के बाद आप हायरिंग करेंगे और फिर उन लोगों की हायरिंग करेंगे जो काम करने वाले होंगे, जो आपके साथ चलेंगे। ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। कहने को तो है कि आपने एक छोटी सी अथॉरिटी बना दी, लेकिन इसके साथ करोड़ों लोग जो हैं वो इसके साथ हैं, वाबस्ता है। आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आप पाक अथॉरिटी ये जो है इसको मंजूर कर लिया गया है, इसके बिल को। आपको याद होगा साफ पानी कंपनी भी बनाई गई थी, जो बाद में बहुत बड़ा स्कैंडल बन के भी सामने आए, जिसके ऊपर अब अकाउंटेबिलिटी भी की जा रही है, तहकीकात भी हो रही हैं। अब उसी को थोड़ा सा चेंज करके, वर्डिंग थोड़ी इधर से उधर करके आपने एक और अथॉरिटी बना दी। हाउ कैन यू मेक श्योर कि ये जो है वो स्कैंडल से पाक अथॉरिटी होगी और उसके बाद जो इनके ज़िम्मे काम है वो ये डिलीवर कर सकेंगे? ऐसे सिग्नेचर्स तो फिर माजी में भी बहुत हुए हैं। देखिए, मैंने स्टार्ट ही यहीं से करना था, आपने कर दिया कि उन्होंने भी अथॉरिटीज़ बनाई, इन्होंने भी बनाई हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसका जो चेयरमैन है वो ख़ुद गवर्नर पंजाब हैं और ऑलरेडी वो साफ़ पानी के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। अभी वो 2 दिन पहले जो है अमेरिका और कनाडा के दौरे से वापस आए हैं और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी इसके मद में जो है वो चैरिटी इकट्ठी की है कि यहाँ पे साफ़ पानी लोगों को मिले। देखिए, अथॉरिटी आप कोई भी बनाएं, इल्ज़ामात उसके ऊपर हर दौर में लगते हैं। वो नून लीग ने बनाई, पीपल्स पार्टी ने बनाई या काफ लीग ने माजी में बनाई, जितनी भी अथॉरिटीज़ या इस किस्म के जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं उसके अंदर करप्शन का अंसर लाजमी आता है। हमारे कान तरस गए इस चीज़ को सुनने के लिए कि कोई भी प्रोजेक्ट हो उसके अंदर करप्शन ना हो। उठा के देख ले, माजी के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जब भी वो हुकूमत गई है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं। अब लेकिन भट्ट साहब, ये तब्दीली सरकार है, हो सकता है कुछ तब्दीली हो और वाकई में ये लोग डिलीवर करें। और जो आपने गवर्नर पंजाब का रेफरेंस दिया, तो वो जब
साबका दौरे हुकूमत में भी गवर्नर लगे थे पार्टी छोड़ने से पहले, तब भी उनका फोकस रहा था कि वो साफ पानी, शफाफ पानी के हवाले से काम करते रहे, फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से काम करें, और उनकी अपनी जो एनजीओ है जिसमें वो बहुत जी खिदमत खल्क करते हैं, उसमें भी उनका मेन फोकस जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से बिल्कुल रिमोट एरियाज में। बिल्कुल सीमल ऐसे ही है। और थोड़ा सा अगर माजी में जाएं तो चौधरी साहब के जो नून लीग के साथ इख्तलाफात हुए, उसके अंदर एक रीज़न जो है वो ये भी थी कि वो साफ पानी प्रोजेक्ट के जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए थे उसके अंदर करप्शन थी, जिसकी उन्होंने निशानदेही की, और उसके अंदर बड़े बड़े लोग मुलविस थे जिनके बारे में उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को बताया भी, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। इसी वजह से इन्होंने ये तमाम चीज़ें अपने इख्तियार में ली हैं, और हम तवक्को कर रहे हैं कि जो ये कह रहे हैं ये करके दिखाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर पहले से इन्वॉल्व हैं, पहले से काम कर रहे हैं, उनको नई चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। अब सिर्फ चीज़ ये है कि जो अथॉरिटी के अंदर जो लोग वो हायर कर रहे हैं वो करप्शन से पाक हों, उनके ऊपर इल्ज़ामात ना हो, और वाकई वो जो मेयार रखा गया उसके ऊपर पूरा उतरते हों। अब लेकिन इसके अंदर एक चीज़ अभी और होने जा रही है, नून लीग इस अथॉरिटी को चैलेंज करने जा रही है अदालत में। वो इस अथॉरिटी को चैलेंज करेंगी कि गवर्नर पंजाब अथॉरिटी के चेयरमैन नहीं बन सकते हैं, उनको नहीं बनाना चाहिए, वो इसको अब चैलेंज करने जा रही है। अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं तो वैसे नून लीग को यही सजेस्ट करूंगा कि वो ना करें तो बेहतर है। अगर शहरियों को कोई एक अच्छी सहूलत मिलने जा रही है तो मेरे ख्याल में उसको मिलने दे। आपने अपने सही, और सिप्रा साहब इसमें आप देखिए एक मंसूबा शुरू ही नहीं हुआ और आप पहले ही एतराज़ात लगा दें। यही एतराज़ इनको भी था ना कि हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करने लगते हैं तो हमारे ऊपर एतराज़ लगा दिया जाता है, हमारे ऊपर जो है वो पूरा एक महाज खड़ा कर दिया जाता है। तो अब ना करें, अगर एक अच्छा काम होने जा रहा है, देखिए तो सही कि ये इकदाम करते कैसे हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या वाकई डिलीवर कर पाते हैं या नहीं। देखिए, अपोजिशन को अवामी फलाह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें नहीं आना चाहिए था। इसमें अब ये तो बुनियादी हक है, और मैं कहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत अगर जिस तरह कह रही है कि हम इसको डिवीजन और तहसील लेवल पर लेके जाएंगे, हॉस्पिटल्स, तालीमी इदारे और दीगर मकामात पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगेंगे, अगर लग जाते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, लोग इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। बात वही आ जाती है कि बट साहब जिस तरह कह रहे हैं कि अथॉरिटी या कंपनी बनाई जाए तो हुकूमत पे एतराज़ात ज़रूर उठाए जाते हैं। हमेशा कंपनी और अथॉरिटी अपने ही लोगों को और मनपसंद जो लोग होते हैं उनको नवाजने के लिए बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर उनका मोटो कुछ और नज़र आ रहा है कि आप गवर्नर साहब को किस लिए चीफ बना रहे हैं कि उनका माजी देख रहे हैं, उनका इनर देख रहे हैं कि वो इस काम को वो करना चाह रहे हैं और बहुत अरसा से करना चाह रहे हैं। और हमेशा कहते हैं जिसका जो पैशन हो उसको वो काम दे दिया जाए तो काम बेहतर अंदाज में हो भी जाता है। बहरहाल अगली खबर की तरफ भी हम चलेंगे। गुलशन रावी में तजावुजात की भरमार है और इतनी तजावुजात है कि सड़कें सुकड़ना शुरू हो गई हैं। ग्रीन बेल्ट्स को लोगों ने पार्किंग एरियाज बना लिए। ये क्या सूरत हाल है, मुतल्लिका इदारे कहाँ पर सोए हुए हैं, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अगली खबरों की तरफ भी हम चलेंगे, लेकिन इससे पहले हम किचन का रुख करेंगे जहां पर हमें ज्वाइन करेंगे हमजा शेख और देखते हैं आज हम कौन सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा, क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है। आज तो हम बड़ी बेहतरीन दो रेसिपीज बना रहे हैं। अच्छा, एक नहीं दो धमाके करने वाले हैं आज हम। अच्छा जी, पहली हमारी रेसिपी है लशकती मुर्गी। लशकती मुर्गी, चमकदार मजेदार लश्कारे मारती मुर्गी। आप लश्कारों वाला एस्पेक्ट एंड पे देखिएगा। अच्छा जी, उसके लिए हमने तकरीबन 1.5 kg चिकन लेग्स लिए हैं और मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ और फिर हम इसकी रेसिपी करेंगे और फिर हमारी ओरियो बनाना वेरीन्स हैं उनकी रेसिपी की तरफ आ जाएंगे जी। अच्छा जी, योगर्ट लेंगे आप तकरीबन 1/2 kg। इसमें आप डालेंगे 12 से 15 हरी मिर्चों की पेस्ट। ये मसाला हमने बनाया है जो आपको रेसिपी कार्ड में चल रहा होगा, जिसमें जीरा है, सूखा धनिया है, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 2 टेबलस्पून जीरा है, 1 टेबलस्पून काला जीरा है, कुटी हुई लाल मिर्च है, कचरी पाउडर है और नमक है। अच्छा। ठीक है जी, ये साथ हाँ जी, थोड़ी सी कलवंजी जाएगी, लाल मिर्च पाउडर जाएगा हमारा, 1 इलायची है साथ इसमें। अच्छा। साथ हमारी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 2 टेबलस्पून बेसन, ताकि ये दही को जो मसाला हम डाल रहे हैं ये उसके ऊपर बाइंड करे ना कि निकल जाए। साथ लेमन जूस जाएगा 1/4 कप। हम इसको 2 स्टेजेस में मैरिनेट करेंगे और उसके बाद हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। पहले हम इसको, अच्छा जी, ये देखें, सबसे पहले हमारी मैरिनेशन नंबर 1 विच इज 1/4 कप लेमन जूस। ये बड़ा अच्छा है इसके अंदर। और आपने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो थोड़ी सी हमें पहले डाल रहा था पर मैंने कहा चलो फिर सबके सामने ही करेंगे। ये देखें जी, और साथ इसके अंदर फर्स्ट मैरिनेशन जाएगी सॉल्ट। सॉल्ट आपको डायरेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करना है और साथ चिली पाउडर। ये हमारी होगी फर्स्ट मैरिनेशन।
ये देखें जी, ये इट हैज टू बी गुड स्पाइसी। अच्छा, हाँ, हमें तो वैसे स्पाइसी खाने बहुत पसंद है। ये देखें, और ये हमारा, ये देखें, इसको हम अच्छे से वील मिक्स इट, और अब इसी स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अच्छा, ये मैरिनेशन में ही थोड़ा सा हाँ, ऑयल जाएगा क्योंकि ये बेक कर रहे हैं हम, तो ये इसमें हम डालेंगे ऑयल तकरीबन 1/4 कप। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उससे ये होगा कि जो स्पाइसेस हैं ये अच्छे से इसमें कोट हो जाएंगी अच्छे तरीके से सारे। हाँ जी, उसके ये अंदर। देखें, ये कितनी जल्दी देखें सारा इवन आउट भी हो गया है। अगर हमजा आप थोड़ा सा उसको कैमरा की तरफ करके अच्छा, ये देखें तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में लोगों को समझ भी आएगा। ये देखें जी, आप जब घर पे करें तो आप बड़ा बोल ले सकते हैं, हमारे पास जगह लिमिटेड होती है, तो इसलिए मैंने डीप उसका इंतखाब किया पतीले हाँ, का। और अगर आप थोड़ा खुला थोड़ा बड़ा परात बोल लेंगे में तो आपके लिए मिक्स करना जो है मैरिनेट वो करना आसान, आपके लिए आसान होगा। हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड मैन। अच्छा, इस स्टेज पे जब आप घर में कर रहे हैं तो आप इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दें, ठीक है। पर सही। हम यहाँ पे स्टूडियो में हैं और हमारे पास टाइम के इश्यूज होते हैं, तो हमें थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। दही में हमने वो कुटी हुई सब्ज मिर्च हाँ जी, और जो मसाला हमने तैयार किया था वो सारा, हाँ जी। और उसके साथ बेसन जो है वो ऐड करके थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, आप देख रही हैं, इट्स क्वाइट स्पाइसी। बिल्कुल वो मज़े का लगेगा भी और नज़र भी आएगा। ये मैरिनेशन हम ज़रा इसको, ये देखिए, अब इसको हम एक स्पून के साथ मिक्स करके, तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अच्छा, ये आई थिंक इट्स गोना बी अमेजिंग, क्योंकि आपने एक दफ़ा एक मैरिनेशन तो चिकन के ऊपर कर दी और हाँ दूसरा जी। अब आप एक पेस्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं दही के साथ। दही है, बेसन है, हरी मिर्च का पेस्ट है, और उसके साथ एक स्पेशल मसाला जो हमजा ने जिस तरह हाँ जी। बताया कि उसके अंदर ज़ीरा, कचरी पाउडर, ब्लैक ज़ीरा। अच्छा, और थोड़ी सी इसके अंदर टर्मरिक भी जाएगी, अच्छा, लाइक हाफ टी स्पून। बिल्कुल सही, वो कलर भी बहुत अच्छा देगी और टेस्ट और उसकी अपनी प्रॉपर्टीज तो बेहतरीन है ही। बिल्कुल सही। चलें जी, अब ये हमारा, और ये सारा पेस्ट हम अपने चिकन के ऊपर, हाँ जी। अच्छा, अब बेसन डालने की इसमें वजह ये है कि जो मसाला है वो ग्रिल पे रहने के बावजूद इसके ऊपर चिपका रहेगा, अच्छा, लेग्स के ऊपर, हाँ, वो बाइंडिंग के लिए। हाँ, ड्रिप नहीं करेगा। अच्छा, कचरी पाउडर का क्या रोल वो- होता है किसी भी? वो गिलावट के लिए जो मीट के फाइबर्स होते हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज होता है। अच्छा, तो ये देखें, अरे नाइस, ये आपने अच्छी तरह से उसके अंदर, सारे हमारे, अब मैं आपके सामने ही इनको अरेंज करके तो ओवन में इसको डालूंगा 180 पे। और कितनी देर के लिए इसको बेक करना है? तकरीबन 25 से 25 टू 40 मिनट्स, डिपेंड करता है कि आपका ओवन कैसा है, इलेक्ट्रिक है, आप घर वाले स्टोव ओवन में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। वो आपको ऑब्वियसली अगर आप खोलकर चेक कर लेंगे तो अंदाजा हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा, इसका जो होता है लेग्स का मीट जो है वो थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो जाता है। तो ये देखें जी। अच्छा जी, इसको इस तरह से रख के मैं ओवन में डाल दूंगा, और अब हम आ जाते हैं अपने वेरीन्स की तरफ। नहीं, वेरीन्स हम अगली अच्छा, दफा में करेंगे, ठीक। हमारे पास बड़ा अच्छा, टाइम फिर, होता हाँ। है। हम बड़े आराम से चीज़ों को दिखाना चाहते हैं लोगों को, ताकि उनको समझ भी आए और वो कंफ्यूज ना हो ये जाए। देखिए। तो हम एक दफ़ा इसको ओवन में रख देंगे, उसके बाद फिर हम अपने डिज़र्ट की तरफ आएंगे आज, ओके। जिसके इंग्रेडिएंट्स बाय द वे मुझे बहुत मज़े के लग रहे हैं। हाँ, वेरीन्स का मतलब होता है ग्लास में स्मॉल ग्लास, फ्रेंच में स्मॉल ग्लासेस। तो ये देखें। अच्छा, ये डाइट में भी बहुत जबरदस्त, आप कीटो डाइट जिस तरह आजकल बहुत ट्रेंड कर रही है, हाँ, और हाँ। जितनी भी किस्म की डाइट्स हैं उसमें ये आपको बहुत जबरदस्त। प्रोटीन हाई डाइट हाँ। करनी है तो उसके लिए आप जो है ये, अगर आप देखें, अगर आप ओवन में नहीं करना चाह रहे तो आप इसको इजीली एक पैन में डालें, हल्की आग पे रख दें और फ्राई तो ये कर लें? अपने, नहीं, आप इसको स्टीम कर लें। अच्छा, तो ये सिर्फ अपनी, नॉन स्टिक पैन में हाँ, उसको, तो ये अपनी ओह, स्टीम में भी बहुत अच्छे से ये कुक गल हो जाएंगी। बिल्कुल हाँ जी। ठीक। मैं अभी पूछने ही वाली थी कि अगर जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक या गैस ओवन नहीं है तो वो फिर क्या करें, वो ये रेसिपी किस तरह से बनाएं? ये देखें आप, बहुत तरीके हैं भाई। आप इनको आप चाहें तो आप इनको स्टीम करके फिर बाद में थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई कर लें उसी में। अच्छा, तो आप इसको बहुत तरीकों से कर सकते हैं। हमने तो आज दावत कर दी, देखें। एंड आई थिंक ये दावत के लिए बड़ी जबरदस्त चीज हाँ, हो जाती बिल्कुल, है, बड़ी यूनिक wholesome। चीज है। हाँ, हाँ, आप अब हम मतलब इसको- एक दफा बना लें एक बैच, और उसको आप ओवन में डाल दें, आराम से निकालें, गार्निश करें, सैलेड रायता रखें साथ, और सर्व करते हैं। बिल्कुल मैं सही। तो चलिए ओवन आप में इसको लगाता हूं। ओवन में लगाएं 180 पर 25 टू 40 मिनट। 25 to 40 डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ ओवन यू आर यूजिंग।
बट प्रोबेबली ये हो जाएगा उतनी देर में। बिल्कुल सही। तो आप इसको ओवन में बेक करें और फिर हम अगली रेसिपी की तरफ आएंगे। मैं तब तक न्यूज की तरफ वापस जा रही हूँ। हाँ जी सिप्रा साहब, कदाफी भट्ट साहब, दावत है आज, रुक जाइएगा। आप रोज ही कह देती हैं, खिलाती रोज भी कहती, जिस दिन किचन होता है उस दिन कहती हूँ आप ड्यूटी पर निकल जाते हैं। कहाँ पे ड्यूटी पर निकल जाते हैं? नहीं आज मैं बैठा हूँ, आज आप मुझे आप मेरी दावत करें। सोच लें आप बैठे रहेंगे, आपकी असाइनमेंट्स कौन कवर करेगा? बस यही देखे ना, ये तो आपने वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। जरूर आप खाइएगा और बताइएगा कैसा बना, ताकि वो जो लाइव फीडबैक है व्यूअर्स का वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, तजावुज़ात की तरफ मैं आने जा रही थी। ना सिर्फ गुलशन रावी बल्कि शहर भर का ये मसला है, लेकिन फिलहाल गुलशन रावी की हम बात कर रहे हैं। मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। इस पर मैं बात ज़रूर करूंगी, लेकिन ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं तजावुज़ात की। कज़ाफ़ी भट्ट साहब, गुलशन रावी की ये ख़बर है, मकीनों के लिए पैदल गुजरना मुहाल हो गया। जितनी ग्रीन बेल्ट्स थी वहाँ पर शहरियों ने जो है वो पार्किंग करना शुरू कर दी है। फिर ग्रीन बेल्ट्स से तंग होने से शहरी तफरीही मकामात ढूंढने पर मजबूर हो गए। ऐसे ही ये पूरे शहर में यही हाल है। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, पूरे शहर में ऐसा ही है। बल्कि आप इन एरियाज़ में चले जाए तो लोगों ने जो है अब वो जंगले लगा के जो है वो गलियों के रस्ते भी इवन बंद कर दिए हुए हैं। ना सिर्फ जो घरों की तरफ जो रास्ते जाते हैं वहाँ पे जो ग्रीन बेल्ट्स बनी हुई हैं, वहाँ पे बाकायदा गैराज बने हुए हैं जिनके ऊपर जंगले लगा के रात को अपनी गाड़ी वहाँ पे अंदर पार्क कर दी जाती है। बाहर आप निकल आए, सड़क पर आप आए तो सड़क पर आपको जो है वो मुख्तलिफ ढाबे नज़र आ जाएंगे, रेडी बार नज़र आ जाएंगे जो फुटपाथों के ऊपर कब्जा किए खड़े हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्शन कोई नहीं है। एक मूव चलती है, एक महीने के अंदर एक मूव चलती है, उस दिन जोश आता है तजावजात हटाने वालों को, अपना ट्रक लेके वो निकलते हैं, ये हुकूमत आई थी तब ये जोश जो है वो बड़ा ताज़ा था, जिसमें ना सिर्फ आर्जी बल्कि परमानेंट तजावुज़ात, कब्जा माफिया के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशंस किए गए। लेकिन उसके बाद एकदम खामोशी हो गई। ऐसा लगा जैसे शहर साफ सुथरा हो गया, तजावुज़ात से पाक हो गया। लेकिन अभी भी सड़कों पर निकले तो आपको गैर कानूनी पार्किंग भी नज़र आती है, आपको आर्जी तौर पर तजावुज़ात जैसे रेडी और इस तरह की जो ठेले हैं जो सड़क को कवर किए हुए हैं वो भी नज़र आते हैं। आप अभी भी बाज़ारों में चले जाएँ तो तजावुज़ात की भरमार नज़र आती है। अब गुलशन रावी की ही सूरत हाल देख लें, क्या कहेंगे आपसे पास? देखें, भट्ट साहब ने ठीक कहा कि पूरे शहर में आपके जितनी ग्रीन बेल्ट्स हैं वहाँ पे आपके ठेले लगे हुए हैं और ज़्यादातर जो हैं वो गोलगप्पे की रेडियाँ वहाँ पे सजी हुई हैं। उसके साथ लोगों ने टेबल कुर्सियाँ लगा के उसको बनाया हुआ है। ग्रीन बेल्ट का तो बस नाम ही रह गया। उसके बाद फुटपाथ आप देख लें, वहाँ पर यही हालात हैं कि मेज़ लगाए हुए हैं, मेज़ पे उन्होंने अपनी दुकान सजा रखी है। ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि जब ये नया पाकिस्तान बना और नई गवर्नमेंट आई पंजाब में और उस वक्त वज़ीर आला साहब जो हैं वो बड़े एक्टिव नज़र आए। अब वो मुझे लगता है कि वो सिर्फ सियासी था कि आप सिर्फ जोहर टाउन में ही क्यों ऑपरेशन करते रहे, आप सिर्फ मंशा बम को ही क्यों पकड़ते रहे, आप सिर्फ अफजल खोखर और सैफ अल मलूक खोखर का घर ही क्यों गिराते रहे। इससे तो यही लगता है कि ये हालात सिर्फ सियासी तौर पर जो है किसी को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था। सिर्फ एक ही एरिया, चंद एकड़ का एरिया, आपने वहीं पर ऑपरेशन रखा, वहीं पे सारा कुछ किया, पुलिस भी हुई, नफरी भी हुई। दो इलाके मुझे बताएं, जोहर टाउन और हंजरवाल, इसके अलावा शहर में मुझे बताएं किस जगह पर वसी पैमाने पर ऑपरेशन किया गया हो या आपने तजावुज़ात का खात्मा किया हो, आपने तजावुज़ात ख़त्म किया। ये गुलशन रावी ये गुंजान आबाद इलाका है। ये जिस एरिया का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर इतवार बाजार भी लगता है, ठीक है। अब इतवार बाजार की आड़ में अगर आप राह भी बंद कर दें, आप उसके बाद ग्रीन बेल्ट्स भी बंद कर दें, आप फुटपाथ भी ख़त्म कर दें, तो फिर शहरी कहाँ पर जाएंगे। और सर्विस लेन जो है वो तो हर जगह पे आपकी, या लाहौर पार्किंग ने उस पर कब्जा किया हुआ है, उन लोगों ने पार्किंग टिकट वहाँ पे लगा रखा है। अगर लाहौर पार्किंग मौजूद नहीं है तो प्राइवेट माफिया कोई मौजूद होगा, वो टिकट वहाँ पे लगा होगा। अगर वो भी नहीं है तो हम लोग जो है इसका मतलब जो चेंज था, जो सिस्टम तब्दीली की बात की जा रही थी कि फेसेस तब्दील हो जाएंगे, मुतल्लिका हुकाम तब्दील हो जाएंगे तो फिर चेंज भी आएगा, वो चेंज अभी तक नज़र नहीं आ रहा माजरत के साथ। और तब्दीली तो एक दिन में भी आ सकती है अगर आप करना चाहें। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलेंगे। अली साही की खबर है, जेलों में गुंजाइश से 46% जायद कैदी हैं, जिसकी वजह बीमारियों और अमवात की शरह में इजाफा है। कज़ाफ़ी भट्ट साहब क्या कहेंगे? ये 29 डिस्ट्रिक्ट, 7 सेंट्रल, 2 हाई सिक्योरिटी, 1 खातीन और 2 सब जेल्स, लाहौर सेंट्रल जेल की गुंजाइश 2360 है।
लेकिन कैदी उसमें 3705 है। देखिए, जब माजी में नून लीग की हुकूमत थी, ये पूरी तफसील पंजाब असम्बली के ऐवान में पेश की गई और बताया गया कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं और इसको एक्सपेंड किया जा रहा है ताकि कैदियों को ज़्यादा से ज़्यादा कम हो। बहरहाल देखिए, जुर्म उन्होंने किया लेकिन इंसान तो वो हैं, उनको भी सहूलियात है। एग्जैक्टली, लेकिन आपने वो रिपोर्ट जिसका जिक्र कर रहे हैं उसमें हेपेटाइटिस जी बिल्कुल जैसी बीमारियां जो है, और आपको पता है वो किस कदर तेजी से फैलती exactly, हैं, बिल्कुल वो उसका इंकशाफ हुआ था। लेकिन वो हमने सिर्फ उस रिपोर्ट को पंजाब असेंबली के ऐवान तक ही देखा है, उसके बाद उसके अंदर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसकी 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 मिसाल ये खबर है कि जिसके अंदर अली ने पूरी डिटेल दी कि कितने कैदी कहाँ कहाँ पर मौजूद है। और इस हुकूमत के दौर में भी, तब्दीली सरकार के दौर में भी ये सेशन के अंदर ये रिपोर्ट पेश हो चुकी है और सिर्फ यकीन दहानी है कि जी उसको बेहतर किया जा रहा है, हम सहूलियत दे रहे हैं, जगह कम है, जगह को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो कब ये नहीं पता। राइट्स के डिपार्टमेंट को मुतहरिक होने की ज़रूरत है और देखना होगा कि आप इंसानी जान है ना, एक इंसान है आप, ठीक है वो मुलजिम है, मुजरिम है, वो अपनी सज़ा काट रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से उनको सज़ा देना शुरू कर दें, बीमारियों की सूरत में, अमवात की सूरत में। सिपरा साहब, इसमें सोयासिल के मकाम पर जो एक जेल बनाई जानी थी 2 साल कबल, उसका मंसूबा बनाया गया, लेकिन महकमा औकाफ राजी नहीं दे रहा और नहीं दी अभी तक, उससे ली नहीं गई। ये क्या कहानी है? आप महकमा औकाफ करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि क्या गड़बड़ चल रही है, क्यों ये मंसूबा आगे नहीं बढ़ सका। देखें, अगर दाता दरबार के सामने औकाफ की अराजी पर आप शेल्टर होम बना सकते हैं और सूबाई वज़ीर औकाफ साहब जो हैं वो लड़ते भी हैं, एहतजाज भी करते हैं, नाराज़गी का इजहार भी करते हैं, उसके बावजूद वो जगह बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के अगर उसको आप एक्वायर कर शेल्टर होम बना सकते हैं तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। वो तो ऐसा एरिया है जहाँ पर मुश्किल काम था। फिर एक बहुत बड़ी जो है दरगाह है उसके सामने और फिर उसके नाम की जगह है, आप उस पर शेल्टर होम बना रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जब आप कुछ बनाना ही नहीं चाहते, जब आपने इस तरफ तवज्जो ही नहीं देनी, तो फिर आप दूसरे महकमा पे जो मर्जी महकमा औकाफ की अराजी है उसने तो लीज पे देनी है, उसने पट्टे पे देनी है, उसने किराए पे देनी है। हुकूमत, 2 महकमों का आपस में इशू है। आप अगर जेल खाना जात जो है वो आपका डिपार्टमेंट वो औकाफ से अराजी ले और पंजाब हुकूमत उस पर बनाना चाहे तो ये कैसे मुमकिन है कि औकाफ उसको इनकार कर दे? कैटेगोरिकली लिखा है अदम तौजही के बायस आज तक ये अराजी नहीं, बहुत ज्यादा जगह पड़ी है औकाफ की। ये मेन से स्टार्ट होती है फिरोजपुर रोड जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये मेन पे 3-4 एकड़ का फ्रंट है, उसके बाद कई मुरब्बा जो है बैकग्राउंड उसकी है, वहाँ पर अराजी जाती है जहाँ पर ये बनाना चाह रहे थे। बात वहीं पे आ जाती है कि जब तक आप खुद संजीदा ना हो तो ये मुमकिन नहीं होता, फिर कोई भी काम। दूसरी बात, दूसरा इसमें आऊंगा मैं, आपके लोग इतने जेलों में लोग पड़े हुए हैं, आप थोड़ा सा आपने अगर अदालती निज़ाम को बेहतर कर लें तो छोटे छोटे जो केसेस में वहाँ पे कैदी मौजूद हैं जो कई सालों से सजा काट रहे हैं, अगर उनके केसेस ख़त्म कर दें तो मेरे ख्याल में जेलों की जो बढ़ती हुई तादाद है वो भी कम हो जाएगी। तो जज साहिबान भी शो करते हैं कि केसेस की जो समात है वो जल्द अज जल्द और उनको स्पीडी बुनियादों पर जो है वो कंप्लीट किया जाए। 46% जायद है जी तादाद कैदियों की। मेरे ख्याल से इस हवाले से चीज़ों को लाइन अप कर लेना चाहिए। अभी जेलों की हालत का नहीं पता, वो रिपोर्ट सामने आ जाए तो और जो है वो मसाइल पैदा हो जाएंगे इस हुकूमत के लिए। बहरहाल हम अगली खबर की तरफ चलेंगे जी। बारिशों का नया सिलसिला लाहौर में दाखिल होने जा रहा है। आज से कह रहे हैं कि एक नया स्पेल जो है वो बारिशों का आ रहा है जिसमें तेज़ आंधी और दोबारा से वो जो तूफ़ानी बारिशें पिछले दिनों गई वो शुरू होंगी। देखिए, तेज़ आंधी और तूफ़ानी बारिशें तो इस्लामाबाद के इक़्तिदार में भी बहुत सारी आई हुई हैं, पंजाब के इक़्तिदार में भी आ रही हैं। खैर एनी हाउ, मैंने उस दिन भी कहा था हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। मौसम नहीं, असल मौसम नहीं, सियासी मौसम में भी बहुत ज़्यादा ख़राबी आई हुई है देखें, लेकिन एनी हाउ मैंने उस दिन भी कहा था हमें अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए यानी कि इस हालात में, इन दिनों में बारिशें और आंधी होना बहुत ज़्यादा हमारी फसलों का नुकसान हुआ है। किसान जो है वो बहुत सख्त परेशान है, खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं और अगर यही हालात रहे, अगर अल्लाह पाक ने हमें माफ़ ना किया और ये इसी तरह ही रहा तो मैं आपको बताऊं कि हमारे खुराक के मामला आगे कंट्रोल में नहीं। बिल्कुल सही, आगे कंट्रोल में नहीं है। महंगाई तो पहले ही कंट्रोल में नहीं है, खुदा ना खास्ता ऐसे हालात पैदा हो गए तो फिर सिचुएशन मजीद बिगड़ सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा, अल्लाह ताला हम सबके हालात पर रहम करे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से हम आपको खुशामदीद कहेंगे और मैं फिर से मौजूद हूँ किचन में। लशकती मुर्गी हमारी ओवन में है, ओवन में है, बेक हो रही है और अब हम डिजर्ट और उसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, डिजर्ट हम बना रहे हैं बनाना और डार्क चॉकलेट वेरीन्स। वेरीन्स एक्चुअली फ्रेंच में छोटे छोटे ग्लासेस को कहा जाता है, तो वहाँ पे बड़ा ट्रेंड है कि जब आप गेट टुगेदर्स पे छोटी छोटी सर्विंग डिजर्ट की बनाते हैं और बहुत ज्यादा तरह के डिजर्ट होते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम तकरीबन 1.25 लीटर दूध लेंगे और उसके अंदर डालेंगे तकरीबन लाइक गुड हाफ कप ऑफ शुगर। ठीक है, और पिसी हुई शुगर जो है वो हम उसमें, एंड हाफ कप ऑफ कोको पाउडर। ये चॉकलेट हम पेस्ट्री क्रीम बना रहे हैं, तो ये इसके लिए मुझे विस्क लेना पड़ेगा। हाँ, और नहीं ये बड़ा ज़रूरी भी है ताकि वो अच्छे से उसमें ब्लेंड हो जाए। ये हमने दूध में पिसी हुई शुगर और कोको पाउडर जो है वो मिक्स किया है। और अगर आपके पास देखिए पिसी हुई शुगर नहीं है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आई थिंक सबके पास होती है, सबके पास होती है। आपके पास बनी बनाई नहीं है, आप खुद उसको थोड़ा सा पीस लें, ब्लेंड कर लें उसको। आई हैड इट ऑन हैंड, क्योंकि हमने इसको गर्म करना है, तो इसमें अगर आप रेगुलर शुगर भी डाल देंगे तो इट वुडंट मेक एनी प्रॉब्लम। देखिए इट्स नाइस एंड डार्क। अब ये बड़ा अच्छा, ये अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर था, जिसकी वजह से आप देखें कितना डार्क चॉकलेटी इसका टेस्ट आया है। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर डालेंगे, जब ये थोड़ा सा बबल अप हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 अंडे और 2.5 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च। अच्छा। हम इसको टेम्पर करना आपको बताएंगे, और ये प्रॉपर आज मैंने आपको बड़ी जबरदस्त रेसिपी दे दी है, इससे आप बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत से डिजर्ट्स, बहुत सी चीजें। एक सिंपल कस्टर्ड इतना मजेदार। आई रिमेंबर यू मेड वन, ये वही है, ये उसी का चॉकलेट है, लेकिन आपने वो बहुत टेस्टी था। हाँ, ये उसी का चॉकलेट है, वो बहुत मजेदार। ये देखें तकरीबन 4 अंडों में, ये मेरा टीस्पून है तो मैं उसके हिसाब से ऐड कर रहा हूँ। कितना कॉर्न स्टार्च 4 अंडों में? 2.5 से 3 टेबलस्पून। अच्छा, हाँ 2.5। अब डिपेंड करता है ना, पहले थोड़ा कम डाल लें, अगर आपको लगता है कि आपको और थिक करना है तो बाद में आप फिर ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये देखें जी, ये हम 1 मिनट के लिए इधर रखेंगे और ये दूध हमारा गर्म हो रहा है विद कोको पाउडर। अच्छा, अगर कुछ लोग इसको चॉकलेट नहीं लेना चाहते तो ये लास्ट रेसिपी हुई वनीला, बिल्कुल, कि आप उसमें वनीला पाउडर ऐड करें। अब वनीला नहीं, वनीला एसेंस होता है जो इसमें हम वैसे भी डालेंगे, क्योंकि इसमें एग्स जा रहे हैं, तो जिस चीज में आप तो बस जस्ट माइनस द कोको पाउडर, हाँ, माइनस द कोको पाउडर, लेट द रेसिपी बी। ये मैं अपने लिए पूछ रही हूँ, आई एम गोना ट्राई दिस वन। आपको बहुत अच्छा लगा था। आई प्रॉमिस आई एम गोना ट्राई दिस वन। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा था, और हमजा हमेशा मुझे इंसिस्ट करते हैं कि सिमल कुछ तो बना कर देखें, कुछ तो। जैसे साथ साथ बनाते रहो ना तो आपका हाथ बैठ जाता है। अच्छा जी, जी इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें, और तब तक वो बबल्स जो हैं वो आपके दूध में भी आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, डिजर्ट्स वो होने चाहिए जो बड़े सिंपल भी हो, लेकिन थोड़े स्टाइलिश भी हो और इम्पैक्टफुल भी हो, मजेदार भी हो, जायका अच्छा होना भी बड़ा जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, क्योंकि लोग स्पेशली जो है वो डिजर्ट्स के लिए जगह छोड़ते हैं अपने पेट में खाना खाने मेरे के बाद। जैसे लोग खास तौर पे जिनको मीठे से बहुत शदीद प्यार होता है। हाँ, लेकिन जितने डायबिटिक लोग हैं वो हाथ थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा सा हल्का रखें, थोड़ा हाथ हौला रखना चाहिए। ऐसे ही है जी ये। अच्छा, इसको अच्छे से आपने ब्लेंड कर लिया और आग हम हल्की कर देंगे हम, और फिर इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं टेम्परिंग। हम इसमें ये गरम चॉकलेट वाला दूध लेंगे और वो इसके अंदर डालेंगे, और वो हम इसके अंदर डाल के इसको फौरन से विस्क करेंगे। उससे क्या होएगा कि हमारा जब एकदम हम ये एग्स डालेंगे दूध में तो वो ओवरकुक नहीं हो जाएंगे। हाँ, फुटकियां ना बने, थोड़ा टेम्परेचर सेम करने के लिए भी जी। और अब हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे। ये जा रहा है और वील मिक्स इट। ये एक चीज़ है जो आपने नहीं भूलना, कि आपको मुसलसल उसको हिलाते रहना है ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और सेपरेट ना लगे। एक बॉईल पे जो है हमारा तैयार हो जाएगा। अरे वाह। आपने अगर ये थिक हो जाए, अगर आपको लग रहा है ज्यादा थिक हो रहा है तो आप इसमें दूध ऐड कर लें 1 कप, और अगर आपको लग रहा है ये पतला है तो उसको रेस्ट करने देंगे तो ये फौरन से थिक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। ये देखिए। अच्छा, इतनी मजे की खुशबू आ रही है ना, वो चॉकलेटी खुशबू। और वो कोको पाउडर जब आपका अच्छी क्वालिटी का है तो फिर आपकी हर चीज बहुत अच्छी बनेगी।
जब कोको पाउडर आप कोई थोड़ा लाइट या जरा सा आप एवरेज क्वालिटी का यूज करते हैं तो फिर आपका जो है वो वील ऐड दिस इज आल्सो वेरी गुड वनीला, तो इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। बिल्कुल सही, और वो हल्का सा टेस्ट जो है टेस्ट के साथ साथ खुशबू भी इसमें, हाँ ये तो अब गाढ़ा होना शुरू हो गया। हाँ, और आपको मुसलसल इसको हिलाते रहना है ना भी करें। यस इट्स गुड, आई एम सो हैप्पी। वो बड़े मजे की उसमें जो गाढ़ापन है वो आना शुरू हो गया है, और इतना मजे का कलर बना है। इट्स लाइक चॉकलेट आइसक्रीम, इसको ठंडा करें और और बच्चों के लिए खास तौर पर उनको खुश करें, और कुछ भी नहीं करना पड़ा, एक क्विक सी रिपीट रेसिपी। हाँ, 4-5 इंग्रेडिएंट, अंडा, आप देखें, आपने पहले आपने दूध ले लेना है 1.25 लीटर, और उसके अंदर आपने उसको गर्म होने के लिए छोड़ देना है। 1/2 कप शुगर या जितना आपको मीठा चाहिए उतना आप उसमें मीठा डालेंगे, और 1/2 कप कोको पाउडर डालेंगे। ये देखें, इट्स गुड एंड डन। ये मैं आपको स्पून के साथ इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दूं एक दफा, मैं रेसिपी कंटिन्यू करता हूं कि आपने किस कंसिस्टेंसी पे इसको रोकना है। ये देखें, बिल्कुल ठीक, कोई लम्प्स नहीं है माशाल्लाह, इट इज एक्सीलेंटली डन, गुड टू गो। हाँ, अच्छा जी, फिर उसमें हमने कोको पाउडर शुगर डाल दिया, और उसकी दूसरी तरफ हमने एक बोल में 4 अंडे तोड़ लेने हैं, और उसमें 2.5 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च डाल देना है। अच्छा, जब दूध हमारा गर्म हो जाएगा और कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम दूध डालेंगे अपने एग्स में, और 2 कप के करीब उसको टेम्पर करके तो हम वापस इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही। और तो ये हमारा ग्लॉसी जबरदस्त, इसको कहते हैं फ्रेंच में पेटिसरी क्रीम, आप कहें पेस्ट्री क्रीम या कस्टर्ड, वो तो ये हमारा रेडी है, तैयार है। बिल्कुल सही, अरे जबरदस्त, ये देखिए, वेरी नाइस। उसके साथ ही हमारा दूसरी तरफ ओवन के अंदर वो चिकन जो है हमारा लश्कारे मारता हुआ चिकन बन रहा है। हाँ, और मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। अब तो मैं ब्रेक ले लेती हूँ जी, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानिएगा, उसके बाद प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।